देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। क्या स्टडी करना है हमें? सबसे पहला जो हमारा मेजर पार्ट है जो हमें स्टडी करना है आज के लेक्चर में, वो है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। ठीक है। अब बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस के अंदर एक चीज समझिए कि हम लोग यहाँ पर जो भी बात करेंगे, जो लॉज दिए गए हैं, दिस लॉज आर गिवन फॉर द आइडियल गैसेस। किसके लिए? आइडियल गैसेस के लिए दिए गए हैं। ये जितने भी लॉज हम स्टडी करने वाले हैं वो सारे आइडियल गैस की कंपैरिजन में। अगर हम रियल गैस की बात करें देन डेफिनेटली देयर आर सर्टेन चेंजेस। ठीक है। दूसरी चीज, इन द केस ऑफ गैसेस थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें कि एक रूम है, उस रूम के अंदर आपने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे? टकरा रहे होंगे। बिकॉज होता क्या है कि जैसे मान लो हम एक, आपका क्वेश्चन भी आता है आपके कि किसी रूम के अंदर अगर आप फैन को ऑन कर दो और वो जो रूम है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं बताऊं, ये सपोज ये आपका एक रूम है और ये रूम क्लोज है, हर जगह से कहीं से भी कोई स्पेस नहीं है, देयर इज नो होल, नथिंग इज देयर। ठीक है। और यहाँ पर फैन है। ठीक है। अगर ये फैन कंटिन्यूअसली ऑन रखा जाएगा तो रूम का जो टेम्परेचर है, जो रूम बंद है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो जो रूम का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस पार्टिकल्स हैं, वो क्या है? फ्री हैं। एंड व्हेन दे आर फ्री दे आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर आल्सो। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो उसकी कैरेक्ट प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, वो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसी होती हैं? एवरेज हम लोग मान के चलते हैं चीजों को कि हम लोग यहाँ पर जो भी स्टडी करेंगे, दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, कि हम एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस को स्टडी कर रहे हैं। व्हाई एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस? बिकॉज यहाँ पर क्या होता है बेटा कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जाके टकराता है तो उसका बिहेवियर जो है वो चेंज होता है, राइट? बिकॉज हमें ये नहीं पता कि कौन से टेम्परेचर पे, कौन सी कंडीशंस के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल किसके साथ जाके टकराएगा और कितनी बार टकराएगा। वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। सो यहाँ पर हम जो भी चीजें स्टडी करते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं गैसेस के बारे में, दोज प्रॉपर्टीज आर, वी आर गोइंग टू स्टडी एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस। बोलो, क्लियर है? समझ में आ रहा यस है? सर। Yes, sir. दूसरी चीज, it is found that the volume of a solid or liquid practically remains the same even when a large pressure is applied. The volume of a gas changes appreciably when its pressure is changed even by a small amount. Therefore, to describe the condition of a gas, its volume, pressure, and temperature must be specified. ठीक है? A change in any of these quantities affects the others. So, the gas laws are the study of the relation between any two of these quantities when the third is kept constant. Like हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की। अगर हम यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के रिलेशन की बात करेंगे तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाएगा। अगर हम यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर की बात करेंगे तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाएगा। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात हो रही होगी तो प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाएगा। सो तीन में से दो क्वांटिटीज के साथ तो रिलेशन की बात होती है, एंड द थर्ड क्वांटिटी इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. दूसरी चीज, अब यहां पर हम स्टडी करने वाले हैं तीन लॉज। कितने? तीन लॉ हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ से। द फर्स्ट लॉ इज बॉयल्स लॉ। तो इन 1962
सबसे पहला जो लॉ डिस्कवर किया था रॉबर्ट बॉयल ने, उन्होंने कहा द टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मतलब कि उन्होंने ये कहा कि V इज प्रोपोर्शनल टू V is inversely proportional to the pressure by keeping the temperature constant। ये बात उन्होंने कही कब? 1662 के अंदर। एंड दैट इज नोन एज द बॉयल्स लॉ। मैं यहां पर स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं बेटा, चलेगा? ठीक है। तो V is proportional to 1 by P। नाउ वी कैन से PV इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। PV इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। एंड यहां पर अगर हम ये कहें कि P1 V1 आर द इनिशियल प्रेशर एंड P2 V2 आर द फाइनल प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस, सो वी कैन राइट P1 V1 is equals to P2 V2। बात आई समझ में? एंड स्मॉल n जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, तो इसे लिख सकते हैं स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल N बाय V। ठीक है। तो वॉल्यूम V जो है वो क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम V लिखा जाएगा कैपिटल N बाय स्मॉल n। ठीक है। तो जो PV जो है, तो P इंटू V की वैल्यू क्या है? कैपिटल N बाय स्मॉल n। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कांस्टेंट। हमने क्या किया, ये जो V इज इक्वल्स टू N बाय N है, इसे हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो what we can write? We can write P1 by N1 is equals to P2 by N2। N1 N2 क्या हो जाएंगे? तो N1 हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द इनिशियल स्टेट, एंड N2 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द फाइनल स्टेट। बोलो क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. अच्छा, अब जब इन प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जब रिलेशन को स्टडी किया जा रहा था, तब यहाँ पर एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया है। ग्राफ कुछ इस तरीके से था बेटा, देखिए ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, हियर इज द प्रेशर, हियर इज द वॉल्यूम, एंड टेम्परेचर इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स। तो यहाँ पर हमें जो ग्राफ मिला सबसे पहले वो ऐसा मिला, जस्ट अ मिनट, लाइक दिस। सिंपल ही कर देते हैं, इट इज टेकिंग अननेसेसरी मोर टाइम। ये हमें मिला एट टेम्परेचर T1। सेकेंड ग्राफ इज देयर,
दिस इज एट टेम्परेचर T2। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, जस्ट अ मिनट। ये T1 और T2 में आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? आप देख सकते हो यहां पर कि T1 वाला जो कर्व है, पहले तो ये आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स अ ग्राफ फॉर द आइडियल गैस, और यहां पर ये जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज रियल गैस, जो हमें प्रैक्टिकली मिलती है, अवेलेबल होती है हमारे लिए। सो यहां पर आप देख सकते हो कि T1 इज ग्रेटर देन T2, और यहां पर आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में आप अगर हम नोटिस करें तो आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में जो ग्राफ है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर हो रहा है, बिकॉज टेम्परेचर इज हाई, बिकॉज टेम्परेचर इज हाई। जबकि लो टेम्परेचर पे क्या हो रहा है कि आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में जो रिलेशन है, जो T2 टेम्परेचर पे हमें जो कर्व मिल रहा है, इसमें काफी ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट we may conclude that the gases do not obey Boyle's law strictly at all values of pressure and temperature, but are found to do so only at low pressure and high temperature. यहां से हमें क्या क्लियर होता है कि टेम्परेचर क्या है, हाई है, एंड लो प्रेशर पे ही ये जो लॉ है वो आपका फुलफिल होता हुआ, मतलब हम इसे कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली अगर आप देखने जा रहे हैं तो वहां पर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे ये ऑबे कर रहा है। ठीक है, तो वी कैन से बॉयल्स लॉ is strictly valid for high temperature and low pressure. Why high temperature and low pressure? बिकॉज आप यहाँ पे ग्राफ पर से भी देख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो T1 इज ग्रेटर देन T2, तो यहाँ पर हमें जो कर्व मिल रहा है दैट इज क्वाइट सिमिलर, जबकि T2 पे हमें वो कर्व सिमिलर नहीं मिल रहा है आइडियल गैस और रियल गैस की कंडीशन में। सेकेंड थिंग इज दैट एट लो प्रेशर, तो लो प्रेशर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सिमिलरिटी काफी सेम हो रही है लो प्रेशर पे। ठीक है, ये है आपका बॉयल्स लॉ। यहां तक किसी को कोई डाउट है, बताओ पहले। No, sir. यहां तक कोई डाउट किसी को? No, sir. पक्का? ओके, नेक्स्ट आप एक चीज और समझिए। यहां पर बेटा हमने ये बात कही कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, राइट, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। सो यहाँ पे एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। टर्म का नाम क्या है? मीन फ्री पाथ। अब ये मीन फ्री पाथ क्या होता है? सो मीन फ्री पाथ का मतलब ये होता है कि एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a molecule between two successive collisions. Average distance traveled by a molecule between two successive collisions. तो मीन फ्री पाथ के लिए हम लिखेंगे λ1 प्लस λ2 प्लस अप टू λn बाय n। ठीक है,
और ये कैसा है तो देखिए समझिए, यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, अब ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल है, इससे जाके टकरा है, तो ये जो दोनों के बीच में जो पाथ है इसे हम कहेंगे लैम्डा वन पर। देन यहाँ से टकरा के ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आके टकरा है, तो ये हो गया लैम्डा टू। देन यहाँ से टकरा के ये यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है उस पे जाके टकरा है, तो ये हो जाएगा लैम्डा थ्री। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, दो कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस उसे मिल रहा है, दैट डिस्टेंस इज अ मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ निकालने के लिए आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। मीन फ्री पाथ के लिए लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू अप टू लैम्डा एन, जितने भी नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस है डिवाइड बाय एन करना है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? हेलो, एनीवन हैज एनी डाउट? यहाँ पर किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. ग्रेट। एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या नाम है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? तो पहली चीज तो रिलैक्सेशन टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से, ठीक है। और दूसरी चीज ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो आप यहाँ पे देखा जैसे कि आपने मीन फ्री पाथ में मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन के बीच में सर्टेन डिस्टेंस रहता है लैम्डा वन। तो ये जो लैम्डा वन डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा उसे कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। बिकॉज ये फर्स्ट से सेकंड तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, सेकंड से थर्ड तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं इसे? रिलैक्सेशन टाइम। बिकॉज इस टाइम पीरियड के अंदर वो रिलैक्स्ड है, उसके बीच में कोई कोलिजन नहीं हो रहा है इस टाइम पीरियड में, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं टो वन टो टू टो थ्री से। जैसे यहाँ पर आया टो थ्री, तो यहाँ पर जाके कोलिजन होगा, तो थर्ड से फोर के बीच में जो कोलिजन होने वाला है उसके बीच में जो टाइम मिल रहा है उसको, जिस टाइम पीरियड में कोलिजन नहीं हुआ है, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। सो वी कैन से एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्या कह सकते हैं? एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव collisions which is represented by tau tau 1 plus tau 2 plus up to tau n by n। ठीक है। और यहां से हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, दैट वी स्टडी एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। बोलो आई बात समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? Yes. Yes, sir. ठीक है। तो ये हो गया अपना बॉयल्स लॉ कंप्लीट, और बॉयल्स लॉ के बाद में हमने एवरेज मीन मतलब मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम के बारे में भी स्टडी कर लिया। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट क्या है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। सो यहाँ पर इन 1787, कब? इन 1787 चार्ल्स नाम के साइंटिस्ट ने एक रिलेशन स्टैब्लिश किया बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यहाँ पर क्या कहा गया? द प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, the volume of a given mass of a gas increases or decreases by a constant fraction of its volume at 0 degree Celsius for each rise or fall of 1 degree Celsius in temperature। फिर से रिपीट कर रहा हूं।
the pressure remaining constant, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि दो क्वांटिटीज के बीच में जब हम रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं तो थर्ड क्वांटिटी को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जा रहा है, ठीक है। सो द प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ a given mass of a gas increase or increases और decreases, क्या increase decrease हो रहा है, वॉल्यूम। तो increases और decreases by a constant fraction, by a constant fraction of its volume, of its volume at 0 degree Celsius for each rise or fall of 1 degree Celsius in temperature। बोलो यहां तक कोई डाउट है? और इसे कहा गया है चार्ल्स लॉ। दूसरा नाम भी है इसका, द लॉ ऑफ वॉल्यूम के नाम से भी जाता है। इट इज नोन एज लॉ ऑफ वॉल्यूम, जो कि आपका चार्ल्स लॉ है बेसिकली। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर क्या कहा गया, दैट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी। क्या कहा गया, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी, ठीक है। और v बाय टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। So from here we can say for the initial state volume is V1, temperature is T1. For the final state volume is V2 and temperature is T2. दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे V वर्सेस T का, देखिए दिस इज वॉल्यूम V, दिस इज टेम्परेचर T, ठीक है। तो ये रहा आपका आइडियल गैस, जस्ट अ मिनट, ये आपका एंड दिस इज लाइक दिस। तो यहां से भी आपको एक चीज बहुत ही क्लियर है, वो ये, फॉर हाई टेम्परेचर एंड, क्या आएगा बताओ जल्दी, फॉर हाई टेम्परेचर एंड एट लो प्रेशर, this law is valid strictly in the case of high temperature and low pressure। बोलो क्लियर है? जिसमें हम यहाँ पे, this is your real gas and this one is your ideal gas। So here also we can say this thing, that at high temperature and low pressure the law is obeyed। बोलो, एनीवन हैज एनी डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ पहले।
सर। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज समझो, शैल, देश, नक्षत्र, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, अब मान लीजिए हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया, एक इक्वेशन में बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? सो लेट्स कंसीडर अ गैस ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम वी नॉट, कितना है वॉल्यूम वी नॉट एट 0 डिग्री सेल्सियस and volume V at theta degree Celsius. Then according to the Charles law, the volume of the gas is given by V is equals to V naught plus V naught gamma P into theta. जहां पे हम ये कह सकते हैं that V is equals to V naught is a common, so remaining 1 plus gamma P into theta. ठीक है, अब यहाँ पे जो गामा पी है उसे क्या कहेंगे? इट्स अ कांस्टेंट फ्रैक्शन। गामा पी जो है उसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट फ्रैक्शन, ठीक है? और यू कैन से इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर और द वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ द गैस। व्हाट वी कैन से? कोएफिशिएंट ऑफ the gas at constant pressure or the volume coefficient of the gas. बोलो, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अगर आपको गामा पी की वैल्यू पता करनी है तो आप क्या लिख सकते हैं? देखो बेटा, गामा पी इज इक्वल्स टू, यू कैन से V माइनस V नॉट बाय थीटा सॉरी V माइनस V नॉट बाय V नॉट इंटू थीटा। ठीक है, और जहां पर हम ये कह सकते हैं कि गामा पी की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें मिलती है वो वैल्यू है गामा पी इज इक्वल्स टू 1 बाय 273.15। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ गामा पी। ठीक है, सो ये जो इक्वेशन हमारे पास में है, v इक्वल्स वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा पी इंटू थीटा, अगर आपको इस इक्वेशन को लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट v इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा, गामा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 बाय 273.15 इंटू थीटा। ये हमारे पास एक बेटा इक्वेशन बनेगी इस तरीके से। बोलो, क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर आपका चार्ल्स लॉ, राइट? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ पहले। नो डाउट। ठीक, ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड गे-लुसेक लॉ, जिसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ प्रेशर। हमने क्या क्या पढ़ लिया? बॉयल्स लॉ पढ़ लिया, चार्ल्स लॉ पढ़ लिया। नाउ लेट्स स्टडी गे-लुसेक लॉ, जिसे कह सकते हैं लॉ ऑफ प्रेशर।
बोलो, यहां तक क्लियर है? ये है आपका गेल-ल्यूसैक्स लॉ, जिसे कहेंगे लॉ ऑफ प्रेशर। ठीक, अब ये लॉ क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्रेशर है। यहाँ पर बेटा कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी? वॉल्यूम, बिकॉज एक बार हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया बॉयल्स लॉ के अंदर, देन चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर को कांस्टेंट किया, नाउ गेल-ल्यूसैक्स लॉ जिसके अंदर हम किसको कांस्टेंट करेंगे? वॉल्यूम। सो बाय कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पर सिमिलरली जैसे हमने चार्ल्स लॉ के अंदर डेफिनेशन लिखी थी, सिमिलर डेफिनेशन यहाँ पर आएगी उसी तरीके से। एंड हियर वी आर गोइंग टू कीप द प्रेशर वॉल्यूम remaining constant, the pressure of a given mass of a gas increases or decreases by a constant fraction of its pressure at 0 degree Celsius for each rise or fall of 1 degree Celsius in temperature, एंड इसे क्या कहते हैं? गे-ल्यूसैक्स लॉ और लॉ ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर वही कहानी, 0 डिग्री सेल्सियस पे एंड थीटा डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों ने प्रेशर लिया होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे पी नॉट प्रेशर लेते हैं, थीटा डिग्री सेल्सियस पे हम पी प्रेशर लेते हैं, राइट? सो व्हाट वी कैन राइट, जैसे बेटा यहाँ पे हमने लिखा था, देखो मैं रिलेट करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर हमने लिखा था v इज इक्वल वी नॉट प्लस वी नॉट गामा पी इंटू थीटा, राइट? और लिखा था v इक्वल वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा पी इंटू थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? एनी आइडिया? आप बता सकते हैं इजीली। P इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू 1 प्लस ये जो गामा पी था उसके क्या आ जाएगा? गामा v इंटू थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, राइट? जब और गामा v की जो वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज 1/273.15, यस और नो? तो यहाँ पर आपको प्रेशर की इक्वेशन लिख सकते हैं, P इज इक्वल पी नॉट इंटू 1 प्लस गामा v की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/273.15 इंटू थीटा। बोलो, यहां तक कोई डाउट है किसी को? Anyone has any doubt in here? No, sir. ओके, अब यहाँ पर जो गेल-ल्यूसैक्स लॉ है, यहाँ पर हमने किसको? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। सो वी नो दैट P by T is P by T, you can say it's constant. So P1 by T1 is equals to P2 by T2, लिख सकते हैं कि नहीं? Yes or no? नेक्स्ट है परफेक्ट गैस इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है? परफेक्ट गैस इक्वेशन। देखो, नेक्स्ट इज परफेक्ट गैस इक्वेशन। समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है सभी को? जैनम, जैनिल, Yes, जागृत, sir. नक्षत्र, हस्ती, Yes, sir. शैल, Yes, देश। sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir.
अच्छा, अब देखो परफेक्ट गैस इक्वेशन। तो हमने स्टडी किया फ्रॉम द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ से हमने क्या कहानी सुनी? बॉयल्स लॉ से कहानी सुनी दैट V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। चार्ल्स लॉ से क्या कहानी सुनी? तो चार्ल्स लॉ से कहानी सुनी हमने दैट V इज प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने तो वी कैन राइट V इज प्रोपोर्शनल टू T/P। यस और नो? लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हम ये लिख सकते हैं दैट PV/T is equals to constant? Can we write like this? Yes or no? Yes, sir. ठीक है। सो यहाँ पर we can write P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2. Yes or no? बोलो, क्या हम ये लिख सकते हैं Yes, P1 sir. V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2? ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये जो कांस्टेंट है हमने यहाँ पे जो लिखा दैट PV/T is equals to constant, ठीक है। So for 1 mole of the gas, the constant is denoted by R, and that is called universal gas constant. ये जो बेटा constant लिखा है, so we can say for 1 mole of the gas, for 1 mole of the gas, the constant is denoted by R. The constant is denoted by R and is called, क्या कहा जाता है R को? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सबको पता है ये चीज, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, राइट? सो ये हो जाएगा PV इज इक्वल्स टू RT। यस और नो? PV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? RT। ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? बताओ पहले। No, sir. ये जो No, इक्वेशन sir. बनी, इस इक्वेशन को कहते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे? परफेक्ट गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। परफेक्ट गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। दूसरी चीज हम यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो मास है, इफ द मास ऑफ द गैस इज म्यू मोल्स, कितना है? इफ द मास ऑफ द गैस if the mass of the gas is mu moles, then क्या लिख सकते हैं? PV is equals to mu RT। क्या लिख सकते हैं? PV is equals to mu RT। अब ये जो म्यू है, म्यू को क्या कहते हैं यहाँ पे? म्यू जो लिया है वो क्या लिया है? मास ऑफ द गैस इज म्यू मोल्स, तो वहां पर हमने म्यू से रिप्रेजेंट किया है।
नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे कहें कि इफ कैपिटल वी, वी क्या है आपका वॉल्यूम है, इफ कैपिटल वी इज वॉल्यूम ऑफ 1 gram of gas, then what we can say, v is the volume of 1 gram of the gas. तो हम इसे लिख सकते हैं pv is equals to r by m into t, एंड r by m को हम क्या लिखते हैं बेटा, आप सभी जानते हैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं r by m को. सो pv is equals to r small r into t. सो r क्या है, r बेसिकली है आपका कैपिटल R by m. It is a gas constant for 1 gram of the gas. It is gas constant for 1 gram of the gas. बोलो यहां तक कोई डाउट? और कैपिटल No, एम क्या है sir. यहाँ पे? कैपिटल एम होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस. क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस. बोलो कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है? No, sir. अब बेटा यहाँ पर जब हमने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर लिया, तो ये आर की कुछ वैल्यू होती है बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट. तो ये वैल्यू क्या है, तो आर की जो वैल्यू है दैट इज 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. दिस इज फॉर द परफेक्ट गैस इक्वेशन. ठीक है, यहां तक कोई डाउट है बताओ? ठीक है, No, sir. अब आप समझिए यहां पर जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, इट लीड्स टू द कंफर्मेशन ऑफ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस. अब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या है वो समझते हैं. एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस. ठीक है, अब एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या है समझिए. अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, equal volume of all the gases, equal volume of all the gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. क्या कह सकते हैं? equal volume of all the gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. समझ में आया?
इसका मतलब जानते हैं आप क्या है? आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है? पहले बताओ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेसिकली यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर को तो बेटा कांस्टेंट मान के ही चलना है आपको। क्या मान के चलना है? दिस hypothesis is valid at constant टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये ध्यान रखना है, ठीक है? ये स्टेटमेंट पे से आपको कुछ क्लियर हो रहा है? यस और नो? देखो, अगर मान लो यहां पर आपने 20 ml हीलियम लिया है, ठीक है, और यहां पे आपने 20 ml ऑक्सीजन लिया है, तो दोनों में अगर आपने 20 ml यहाँ पर हीलियम लिया है, 20 ml आपने ऑक्सीजन लिया है, तो अगर यहाँ पे हीलियम में 10 मोल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने मोल्स होंगे? 10 मोल्स ही होंगे। बात आ रही है समझ में? समझ में आ रहा है? Yes, sir. जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे हीलियम में, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के अंदर होंगे। जितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर होंगे हीलियम में, उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन में होंगे यहाँ पर। क्लियर हो रहा है? अगर मान लीजिए यहाँ पर 20 ml है और यहाँ पर अगर हम 10 ml कर दें, राइट, तो यहाँ पर अगर 10 मोल है तो यहाँ पर कितने मोल्स हो जाएंगे बताओ? यहाँ पे कितने मोल्स हो जाएंगे? 5 मोल्स हो जाएंगे। Why? Because it is proportional to that. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं that volume is proportional to number of molecules. Volume is proportional to हम क्या लिख सकते हैं? Number of molecules. और volume is proportional to हम लिख सकते हैं number of moles. बोलो, यहां तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, No, sir. sir. पक्का? चलो बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, यहाँ पर जो एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास में आता है उसकी वैल्यू क्या आती है? एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू बताएगा कोई? व्हाट इज द एवोगैड्रो नंबर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? देखो, एक स्टेटमेंट मैं लिख के बता रहा हूं आपको, ये आप सबको पता है, नथिंग इज न्यू हियर। 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल of a gas at standard temperature and pressure contains molecules equal to Avogadro number that means n की वैल्यू है 6.0225 into 10⁻23 मोल इनवर्स। बोलो, क्लियर है यहां तक? हेलो Yes. भाई, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमने स्टडी कर लिया बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? एक क्वेश्चन ये है
कि यहाँ पर लिक्विड है एंड ये एक एयर बबल लिया है हमने, ठीक है। ये जो एयर बबल है यहाँ पर लिक्विड है, ये लिक्विड है। नाउ हियर इज द एयर बबल जिसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये एयर बबल यहाँ पे आ रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। प्रेशर है यहाँ पर बेटा P2, यहाँ प्रेशर है P1। दिस इज योर एयर बबल। ये जो हाइट है, दिस हाइट इज 40 मीटर, राइट। तो आपको एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर इस सरफेस पे कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, जबकि इस बबल पे जो वॉल्यूम V1 वाला जो बबल है, यहाँ पर दो प्रेशर लग रहे होंगे, एक जो रॉ GH लग रहा होगा प्लस एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा, राइट। दिस इज एट टेम्परेचर T1। टेम्परेचर T1 दिया है 12 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर T2 है यहाँ पर विच इज 27 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा गया है कि जब ये बबल V1 यहाँ से ऊपर पहुंचेगा तब इसका वॉल्यूम V2 आपको निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम V2 आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए वी हैव द इक्वेशन P1 V1 by T1 इक्वल्स टू P2 V2 by T2। मोस्टली यही इक्वेशंस यूज होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ये जो है वो 12 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, केल्विन के अंदर। तो ये हो जाएगा 285 केल्विन और यहाँ पे जो 277 है ये हो जाएगा 300 केल्विन। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes, sir. दूसरी चीज, ये जो बबल लिया है जिसका वॉल्यूम V1 है, वहां पर प्रेशर कितना लग रहा है? तो प्रेशर लग रहा है P1 इज इक्वल्स टू, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, राइट, प्लस ये जो डेप्थ पे है उसकी वजह से रॉ GH प्रेशर लग रहा है। सो व्हाट वी कैन से यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे, P1 V1 by T1 इज इक्वल्स P2 V2 by T2। सो हियर वी हैव P1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो P1 की जगह हम लिख सकते हैं प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रॉ GH, ये आ गया P1। V1 अपना वॉल्यूम दिया है, V1 कितना दिया है? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बाय T1। T1 कितना है? तो 285 केल्विन इज इक्वल्स टू P2 V2 by T2। अच्छा, P2 बेसिकली कौन सा है? दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, मैं काम करता हूँ यहाँ पे, रुको यहाँ पर इसको एज इट इज लिख देते हैं अभी, P2 V2 by T2। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा 1.01 इंटू 10⁵, तो उसको मैं 10⁵ लिख सकता हूँ, 1.05 को हम 1.01 को हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट। रॉ GH, तो डेंसिटी कितना है? डेंसिटी है 10⁵, ग्रेविटी इज 10, हाइट गिवन है 40 मीटर, डिवाइड बाय 285 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू P2 V2 by T2। तो P2 दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 10⁵, मतलब 1.01 इंटू 10⁵ से हम लिखते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय 10⁵। परम चलिए देखिए, टेम्परेचर T2, तो टेम्परेचर T2 क्या है आपका? 300, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 10⁵ इंटू 10 इंटू 40, तो आप इसे क्या कर सकते हैं? यू कैन राइट 10⁵ इंटू 4। तो यहां से 10⁵ कॉमन आ जाएगा, तो 1 + 4 क्या रहेगा? 5।
तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 285 इज इक्वल्स टू 10⁵ इंटू V2 बाय 300। तो ये कैंसिल आउट, ठीक है। 5 डिवाइड बाय 285, तो 5 5 3 7 तो 57। तो V2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 300 बाय 57। वन बाय 57 इज इक्वल्स टू V2 बाय 300। तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 बाय 57 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व हमारा। It will cut on y axis, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। सो PV बाय T, तो वी नो दैट कि हमारे पास में इक्वेशन जो है वो क्या है, PV इज इक्वल टू NRT होती है, राइट। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, सर यस बेटा। सर आपकी स्क्रीन स्टिक हो गई है, आप जो लिख रहे हैं वो विजिबल नहीं हो रहा है। अच्छा जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पर PV बाय T आपको दिया हुआ है 10⁻³ kg ऑक्सीजन आइडियल गैस एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर, R इज 8.314 जूल मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। PV बाय T आपको फाइंड आउट करना है वेयर इट विल कट ऑन द y एक्सिस। तो PV बाय T निकालना है, दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, दिस इज द सॉल्यूशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ। हमारे पास में इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू NRT, ठीक है। तो PV बाय T इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं N टाइम्स ऑफ R। क्या लिख सकते हैं? N टाइम्स ऑफ R। तो यहां पर N जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? N कैन बी रिटन एज मास बाय मोलर मास इनटू R, ठीक है। तो मास कितना आएगा? तो मास आएगा 10⁻³ kg। मोलर मास कितना आएगा? तो मोलर मास आएगा 32 ग्राम, और R की वैल्यू है 8.314। तो सबसे पहले जो kg है उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 10⁻³ kg, तो 10⁻³ kg, 1 kg कितना ग्राम होता है? 10⁻³ ग्राम होता है, राइट। डिवाइड बाय 32 ग्राम इंटू 8.314। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रहेगा? 1/32 इंटू 8.314, 1/32 इंटू 8.314। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि 8 है, तो ये 8 4 है, तो 1/4, तो 0.25 की समथिंग कुछ आंसर आना चाहिए। तो y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा होगा? तो 0.25 के अप्रोक्सीमेटली कहीं कट कर रहा होगा। दिस इज द टेंटेटिव आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं, दिस इज टेंटेटिव आंसर बाय डूइंग द कैलकुलेशन। आप इसको परफेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। 8.314 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 32 करेंगे, आपको एग्जैक्टली आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ पहले। No, sir. ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है।
No, sir. ग्रेट, No, sir. बहुत बढ़िया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो है आपका ये था बेटा बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस तक। ये हमने कहाँ तक पढ़ा? बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस तक की थ्योरी जो थी वो हमने पढ़ ली है। अब इसके बाद में जो बची है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। सो आई एम प्लानिंग टू टेक इट ऑन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज टाइम तो लगेगा इसमें, हम आधे घंटे में तो ऐसे भी उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। सो इट वुड बी बेटर वी कैन टेक वन मोर क्लास एंड देन वी विल फिनिश इट, ठीक है। Yes, Okay, sir. sir. Okay. सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। यहाँ पे हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो होगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, मीन फ्री पाथ तो हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है, ठीक है। मोनो एटॉमिक डायटोमिक गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे, ओके। Okay, sir. Okay, sir. चलिए वीडियो ऑन कीजिए।